छप्पर फाड़ कमाई जो है वो हुई है धुरंधर की। आज की बात करें तो 1300 प्लस हो गया, 1300 प्लस 1363 हो गया है और इस समय। देखिए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए इस किरदार के लिए। कुछ अलग किस्म से ही शुरुआत हुई थी। इन्होंने सबसे पहले मेरी हाइट पूछी थी। कितना मिला दानिश इकबाल को बड़े साहब ये बातें देखिए 2 लोगों से बतानी चाहिए। धुरंधर से जब इतनी बढ़िया रिस्पांस मिली, फिर धुरंधर 2 आई, अब धुरंधर 3 के ऊपर भी कुछ विचार। धुरंधर की स्क्रिप्ट अपने आप में एक दस्तावेज है। मीम बड़ा वायरल है। हाँ, पाकिस्तान वाले सिनेमा हॉल से निकल करके मूवी देख करके निकल रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर हम केस करेंगे, 500 करोड़ अब इस फिल्म से हमें कि चाहिए। आज शायद मैं अपने परिवार को दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे भी टिकट्स नहीं मिल पा रही है। मैंने सुना 8 घंटे लगे आपको। 8 घंटे तो नॉर्मल बात है, लगते ही थे। मुझे कमर्शियल सिनेमा करने का बड़ा शौक है। मतलब कभी मेरी ज़्यादातर फिल्में आप देखिएगा तो कंटेंट ओरिएंटेड है, जिसमें कोई ना कोई गंभीर बात कही जा रही है, किरदार भी रियलिस्टिक है। जब ऊपर कुछ पेस्ट वगैरह करते होंगे, फिर उसके बाद उस डिटेलिंग को लाने में और थोड़ी मेहनत करनी होती होगी एक्टर को। पीक डिटेलिंग यही है। हाँ, ये है पीक डिटेलिंग। बॉलीवुड तो धीरे धीरे अब मजा नहीं आ रहा। पुष्पा चली, RRR आई, फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि बॉलीवुड से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, तभी धुरंधर आ गई। अंदर का जो क्रेज है वो यही है कि सिनेमा में ही देखने का इसका मज़ा है, और लोगों को लगता है कि हाँ, हम जब पैसे खर्च कर रहे हैं इतना मज़ा आ रहा है। न्यूज़ इंडिया की पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, साफ तौर पर अपनी बात रखते हैं और आजकल बड़े साहब के नाम से बड़े मशहूर हैं। धुरंधर 2 में जिन्होंने दाऊद इब्राहिम का रोल निभाया है, आज हमारे साथ दानिश इकबाल है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ इंडिया के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। चलिए, तो दानिश जी सबसे पहले तो यही से शुरू करेंगे कि आपके पास ये स्क्रिप्ट जब पहुंची तो सबसे पहले स्क्रिप्ट आई थी या फिर आपके पास कोई फ़ोन कॉल आया था? कैसे पिच किया गया आपको इसके लिए? एक नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले तो कास्टिंग एजेंसीज आपसे बातचीत करते हैं, आपकी डेट्स के बारे में पूछते हैं, फिर आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछते हैं। लेकिन इस किरदार के लिए कुछ अलग किस्म से ही शुरुआत हुई थी। इन्होंने सबसे पहले मेरी हाइट पूछी थी, और फिर उसके बाद मेरा वेट, फिर उसके बाद मेरी एज क्या है, ये सारी इंक्वायरी पहले हुई। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो सारा डेटा होता है। बहरहाल, और सब चीज़ बड़ा खटखट पूछ रहे थे, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ऐसा लग रहा था कहीं बैठे हुए हैं, कहीं बातचीत हो रही है, उसके बीच में पूछा जा रहा है। तो बता दिया। फिर दूसरे ही दिन जो है ये हुआ कि आपके पास कोई फोटोग्राफ है लेटेस्ट चश्मे में। एक अच्छा, फिर मैंने चश्मे में फोटोग्राफ इत्तेफाक से थी, शेयर कर दी। उनके पास पहले ही मेरा सारा इंस्टाग्राम का डेटा था, क्योंकि मुकेश जी की जो कास्टिंग एजेंसी है उनके साथ मैं बहुत काम कई अरसे से कर रहा हूँ। तो बहरहाल, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई, और फिर उसके बाद ये रोल मुझ तक आया। मुझसे पूछा गया मैं इंटरेस्टेड हूँगा दाऊद का किरदार करने में या नहीं। मैंने छूटे मुँह कहा बिल्कुल, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इसका नाम आते ही जब लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, आंखें निकल आती हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। एक्टर तो ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करने के लिए ललायित होता है। तो मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की, और मैंने कहा अगर मुझे आप इस लायक समझते हैं तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं इस रोल को करूँ। बहरहाल, वो सब होते हवाते फिर मैं लॉक हो गया। लेकिन स्क्रिप्ट तब तक मेरे पास नहीं आई थी। स्क्रिप्ट तब भी नहीं आई थी, क्योंकि ये स्क्रिप्ट ऐसी तो है नहीं ना, मतलब नॉर्मल स्क्रिप्ट तो है नहीं धुरंधर की स्क्रिप्ट अपने आप में एक दस्तावेज है। एक डॉक्यूमेंट है, और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि जिस तरह की कंटेंट है मूवी में, लोग कह रहे हैं फिक्शन है कि रियलिटी है, रियलिटी को फिक्शन किया गया, फिक्शन को रियलिटी की तरह दिखाया जा रहा है। बहुत तरह की बातें हो ही रही हैं, आप देख ही रहे सोशल मीडिया पे। तो उस वक्त ये ज़रूरी था कि स्क्रिप्ट से संबंधित कोई भी चीज़ किसी भी तरह से लीक ना हो जाए, पब्लिक डोमेन में ना आ जाए। इसलिए मुझे स्क्रिप्ट बहुत लेट, बल्कि पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं, सिर्फ मुझे मेरा सीन, जी, जो मेरा सीन है वो मुझे दिया गया। और लेकिन ठीक है, होता है, ये तो ज़रूरी है। तो ये स्क्रीन टाइम जो है आपका वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और अमूमन एक्टर्स जो होते हैं वो स्क्रीन टाइम देख करके सेलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? होता है, एक वक्त आता है जब आप सोचते हैं कि
इन सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन मुझे क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में मज़ा आता है। मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन करता हूँ तो मैं पहला सवाल मेरा ये होता है कि भले एक एंट्री हो या छोटा सा सीन हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कैरेक्टर जो है वो कहानी में कंट्रीब्यूट कर रहा हो, कुछ करने के लिए हो उस कैरेक्टर के पास। अब जैसे आप दिन भर ऐसी खबर पढ़ते रहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है और वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दीजिए तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो उसी तरीके से मेरा होता है कि कुछ ऐसा किरदार किया जाए जो कहानी में कोई टर्निंग पॉइंट लाए या कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हो। छप्पर फाड़ कमाई जो है वो हुई है धुरंधर की। आज की बात करें तो 1300 प्लस हो गया, 1300 प्लस, 1363 हो गया और इस समय। देखिए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। 2 हफ्ते नहीं हुए हैं। तो फिल्म की जो सक्सेस है ये किस पैमाने पे आप देख रहे हैं? लोगों की तरफ से जो कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट किए जा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या मानना है? देखिए, पैसा तो सिर्फ एक जरिया है नापने का कि इतने पैसे हो गए, वो हो गया, लेकिन पैसे से बढ़ के जब लोगों के दिल में आप जगह बनाने लग जाते हैं ना, तो वो एक अद्भुत अनुभव होता है, अभिनेताओं के लिए भी, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, और फिल्म से जुड़े हुए सभी के लिए। और ये धुरंधर का जो धुआंधार प्रभाव है मन मस्तिष्क पे दर्शकों के, वो अद्भुत है। एक दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं, चलो देख के आते हैं, दोबारा देख रहे हैं, तिबारा देख रहे हैं, सुबह 7 बजे का शो देख रहे हैं, रात 11 बजे जा रहे हैं, और 4 बजे सुबह दूध वाले के साथ कई लोगों ने रील्स बना के डाली है कि वो घर जा रहे हैं। तो ये आम बात नहीं है। और अभी 2 हफ्ते होने वाले हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आज शायद मैं अपने परिवार को दिखा पाऊँ, क्योंकि मुझे भी टिकट्स नहीं मिल पा रही है। ये इस तरीके से जो है वो एक सुनामी आई हुई है। मैंने तो अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। लोग थोड़ा कंपेयर भी करने लग रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि शोले जैसी है सक्सेस या लगान जैसी सक्सेस है, कुछ ऐसे करके बात जो हो रही है। तो आप ये देखिए कि शोले के टाइम पे शोले का और धुरंधर का कोई मुकाबला नहीं है, इस सेंस में कि शोले के वक्त सिर्फ सिनेमा था और रेडियो था, और घर में टेप रिकॉर्डर चलते थे या एलपी प्लेयर्स चलते थे गाना सुनने का स्रोत। आज आप देखिए क्या क्या है, मतलब आप गिनते चले जाइए। ओटीटी है और बहुत सारे भतेरे एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर, और फिल्म भी जो है आपको, मैं देख रहा हूँ कि लोग पायरेटेड वगैरह इस तरह से अलग अलग सूट, उस बीच आप ये फिगर देख रहे हैं कि लोग इस तरह से हॉल में जाके देख रहे हैं, इतनी भीड़। कुछ फिल्मों का ना क्रेज होता है कि जाके देखेंगे तो हॉल में ही। मैं भी अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठा हुआ था, फिर वो देख रहे हैं पायरेटेड, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इसको हॉल में देखेंगे, ये हॉल में देखने लायक फिल्म है। लोग मेरे ख्याल से इस तरह से देख रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो तो, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्म को क्षति होती है और ये इलीगल है, ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन वो इतनी जल्दी देखना चाहते हैं कि उनसे रहा नहीं जा रहा, सोच रहे कहीं से कुछ भी मिल जाए, चलो देख, तो कुछ देखे तो। रील में इतना वायरल है, रील में इतना वायरल, स्पॉइलर हो जा रहा है लोगों का। तो लोग यही है, वो प्रेम के ही चलते जहाँ मिल रहा जो मिल रहा देख रहे हैं, लेकिन सिनेमा में सब एक बार जरूर देखेंगे। अच्छा, सेट पे कितने दिन गए थे आप? सेट में 6-7 दिन का कुछ ऐसा काम था, कोई बहुत लंबा नहीं था। जैसा कि आप देखते हैं लेंथ मेरी कम है फिल्म में, लेकिन उसको करने में समय तो लगा। 6-7 दिन का काम था लगभग। अच्छा, एक इंटरव्यू में सुन रहा था राकेश बेदी का, उन्होंने कहा कि पीछे से आदित्य धर ने एक बार कहा था ऐसे ही बात करते हुए, फ्रेंडली जब बातचीत होती है तो, कि अगर ये 1000 करोड़ भी क्रॉस करती है तो उसमें 500 करोड़ सिर्फ बेदी साहब की एक्टिंग से आ रहे हैं। तो ये बेदी साहब का जो कैरेक्टर है उसको कैसे आपने उनसे 6-7 दिन में देखा था? उस वक्त तो नहीं, मेरा जो सीन है उस सीन में तो वो चुपचाप बैठे हुए हैं, और उस वक्त देख के मुझे कतई नहीं लगा था कि ये इस तरीके के कैरेक्टर का आर्क होगा, कि ये कैरेक्टर ये कर रहा होगा, ये कॉमिक होगा, ये होगा। तो आपको इतनी भी जानकारी नहीं थी? किसी को कुछ नहीं पता था। जिसको जितना मालूमात होनी चाहिए थी सिर्फ उतनी जानकारी दी जा रही थी, कुछ भी नहीं किसी को आइडिया कि दूसरे सीन में क्या हो रहा है या दूसरा आदमी क्या कर रहा है। तो ये इतनी प्राइवेसी जो है वो कैसे मेंटेन करते हैं ये लोग? अब देखिए, है ना आपके सामने, करना चाहो तो हो जाती है। मैं प्रकाश झा की बात आपको बताऊं, उनके साथ अभी मैंने एक संकल्प
जो रिलीज हुई है वो किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर जो है कभी भी ईमेल नहीं करते हैं स्क्रिप्ट, उनका प्रोडक्शन हाउस मेल कभी नहीं आया, नरेट करेंगे, नरेट भी नहीं करेंगे, बाई पोस्ट नरेट करना हो तो करेंगे ज़रूरत होगी तो, लेकिन बाई पोस्ट पूरी स्क्रिप्ट कुरियर से आती थी, वो भी एकदम सील पैक। इंटरनेट से कुछ भी कहीं भी चला जाता है ना, तो वो अभी भी तो बड़ा अच्छा लगता था कि पूरी मोटी सी स्क्रिप्ट आ रही है कुरियर से। और तो ये एक तरीका है। अच्छा, एक मीम बड़ा वायरल है। हाँ, पाकिस्तान वाले सिनेमा हॉल से निकल करके मूवी देख करके निकल रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इंडिया के ऊपर हम केस करेंगे, 500 करोड़ अब इस फिल्म से हमें चाहिए। तो अरे भाई, इनकी कहानी है, इनके शहर की है, इनके लोगों की कहानी है, बनाना चाहिए था खुद ही, और कब से पड़ी हुई थी, मतलब। तो अब ये तो क्रिएटिव फ्रीडम तो हर किसी को, कोई भी कुछ भी बना सकता है। अब यहाँ बन गई तो अब उसमें उनको मलाल किस बात का, नहीं सोचना चाहिए ऐसा। मतलब पाकिस्तान का वो भीख मांगने वाला जो आदत है ना, अब वो दिख ही जाता है वो। चलिए, तो धुरंधर से जब इतनी बढ़िया रिस्पांस मिली, फिर धुरंधर 2 आई, अब धुरंधर 3 के ऊपर भी कुछ विचार चल रहा है? नहीं, 3 का कोई अभी ऐसा कुछ मेरी जानकारी में तो नहीं। अगर कुछ होगा भी तो आदित्य सर को ही पता होगा। क्योंकि जैसे बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आदित्य सर की नॉलेज में ही होती हैं। अगर उन्होंने पहले सोच रखा होगा तो आएगी, अगर नहीं सोचा होगा तो पता नहीं। मैं इस पर कमेंट कुछ आपको ज्ञानवर्धन नहीं कर सकता। अच्छा, आदित्य सर से कैसे बात होती है? वो खुद फ़ोन करते हैं या उनका कोई असिस्टेंट फ़ोन कर? कभी ऐसा हुआ कोई किस्सा जो कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इस तरीके से कभी उनसे बातचीत करने की। लेकिन हाँ, वो जब सेट पे जितनी बात करने की ज़रूरत होती है, वो बहुत ही हंसमुख इंसान है, बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और आपसे बात ऐसे करेंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि इतना अनुभवी और इतना ज़बरदस्त डायरेक्टर आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। देखिए, बड़े लोगों की कुछ पहचान होती है, उसमें से वो कॉमन होती है। जो भी बड़ा व्यक्ति और बड़ा काम करने वाला होता है, वो उनके अंदर ये बातें तो होती हैं, जो मैंने अक्सर अच्छे डायरेक्टर्स के साथ देखी है। कोई किस्सा जो आपको याद रहा हो इस फिल्म शूटिंग के दौरान? ये देखिए आप, मेरी जो वेशभूषा है वो काफ़ी हैवी है, मेकअप तो मैंने सुना 8 घंटे लगे आपको। 8 घंटे तो नॉर्मल बात है, लगते ही थे। सही सुना आपने, 8 घंटे लगते थे उसमें मिनिमम। मैक्सिमम कभी अगर कुछ बीच में मेकअप करते हुए एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ नहीं चिपका ठीक से या कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर वो दोबारा निकाल के फिर उसको बारीकी से करना, 9 के 10 भी हो गए। तो खैर, आपके शरीर का तो कुछ ही पार्ट दिख रहा था। जब आप वो देखेंगे पूरा सीन तो यहाँ तक दिख रहा है, हाथ और हाथ आपके दिख रहे हैं, पैर भी नहीं दिख रहा है उसमें। पैर शॉल से जो है वो ढका हुआ है। तो इतने को ही प्रिपेयर करने में 8 घंटे लगते थे? अरे एक इतने बड़े बड़े पीसेस होते हैं जो पूरे में पेस्ट किए जाते हैं, और उसको एक चीज़ को सेट करने में बहुत समय लगता है। और ज़रा सा भी 1 इंच क्या, 1 मिली सेंटीमीटर भी अगर इधर उधर हो गया तो फिर दूसरा पैच उससे मैच नहीं करेगा, फिर आपको कहीं, वो बहुत डिटेलिंग वाला काम है, बहुत पेशेंस वाला। एक और जो है, जैसे मान के चलिए नेचुरल फेस है, इसके ऊपर जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो उसमें वो तभी आएंगे ना जब ठीक से पेस्ट होगा। हाँ, ये मसल से उसका कांटेक्ट बनना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि जब ऊपर कुछ पेस्ट वगैरह करते होंगे, फिर उसके बाद उस डिटेलिंग को लाने में और थोड़ी मेहनत करनी होती होगी एक्टर को? क्योंकि नॉर्मल स्किन पे तो आपका एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं, फिर वो पेस्ट होने के बाद थोड़ा आप देखिए, आप और भी लोगों को देखिएगा, और ख़ासतौर से इसको देखिएगा। अक्सर मैंने नोटिस किया है कि लोग इस तरह का जब मेकअप लेते हैं तो चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, बस डायलॉग बोल रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि मास्क पहन के बैठ गए। वही पर इसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसमें आपको बाकायदा मुंह खुलता हुआ सब चीज़ें, पूरा मतलब लगेगा कि ये चेहरे, ये है चेहरा इसका। तो वही बात है कि इसीलिए तो इसमें इतना वक्त लगता था कि वो कांटेक्ट मसल से बने, और फिर मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। अपने गाल को ऐसे करूँ तो वो भी ऊपर उठे, दिखे। हाँ, नहीं तो वो स्ट्रेच सा लगेगा, मांसपेशियाँ सारी लगे। हाँ, इसलिए वक्त लगा उसमें, मुश्किल काम था। पीक डिटेलिंग यही है। हाँ, ये है पीक डिटेलिंग। मेरे ही छोड़ दीजिए, आप किसी भी किरदार के देखिए जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बने, क्या ज़बरदस्त शक्ल मिली है, और बहुत प्रोस्थेटिक का यूज़ हुआ है उसमें।
आप जब लेटे हुए हैं फिल्म के दौरान तो आपके ऊपर एक फ़ोटो लगी है जी दाऊद इब्राहिम की। जी, फ़ोटो असली है? वो मेरी है फोटो। वो फ़ोटो आपकी है? जी हाँ, हम लोग ने रिक्रिएट किया है उसको। उसमें भी कुछ पोर्शन प्रोस्थेटिक का है। फिर उसके बाद हम लोग ने उसको एकदम एज इट इज़ उस पोज में ऐसे करके बैठा हुआ हूँ मैं, तो उसको एज इट इज़ वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा हम लोग। 2-2.5 घंटे तक फोटोग्राफी होती रही, लाइट मैच करना होता था कि वही टेक्सचर आए, वही टोन आए लाइट का, बॉडी में स्पाइन कैसे है, क्या है। वक्त लगा उसमें, समय तो लगा इस फिल्म को बनाने में, लेकिन बड़ी जल्दी बनी फिल्म। जल्दी मतलब बनी है? जल्दी बनी। आप देखिए 7 घंटा है, 7.5 घंटे की दोनों फिल्मों को मिला के शूटिंग है। फिल्म की लेंथ है 1.5 साल में बनाया है। अब इससे जल्दी क्या कोई बना सकता है? यहाँ 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं 1-2.5 घंटे की फिल्म बनाने में। तो ये इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? जल्दीबाजी क्यों? समय है कि होता है ना कि आपको समय में रह के काम करना है। अदरवाइज जितना ज़्यादा समय लगता जाएगा उतना ज़्यादा नुकसान भी तो होता जाता है। फिल्म तो एक एक दिन कितने करोड़ों रुपए खर्च होते चले जाते हैं। तो समय सीमा में ही काम करते हैं, तभी आप अपने टारगेट को रीच कर पाते हैं। पहले ऐसे था ना, बीच में एक ऐसा दौर आया जब दक्षिण भारत की फिल्में जो है वो लोग ये कहने लगे कि बॉलीवुड तो धीरे धीरे अब मज़ा नहीं आ रहा। फिर उसके बाद पुष्पा चली, फिर ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में चली, साउथ इंडियन RRR आई। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि बॉलीवुड से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, तभी धुरंधर आ गई। बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया। तो इसको कैसे देखते हैं कि बॉलीवुड का एक कमबैक टाइप का है? धुरंधर इज नॉट ओनली अबाउट अ फिल्म, ये तो पूरा बॉलीवुड अब रिप्रेजेंट कर रहा है। सही कह रहे हैं आप एक तरह से, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज का कमबैक नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये कभी जाएगी ही नहीं। और जिस बड़े स्केल की आप बात कर रहे हैं वो अलग बात है। हर एक समय में आप देखिए एक फेज़ आता है, कुछ 7-8 साल सिनेमा बहुत अच्छा चलता है, फिर एक स्टैग्नेंट कंडीशन आ जाती है। आप याद कीजिए 80s 90s में एक दौर आया था जब फिल्में बहुत अजीब सी हो गई थी, नहीं देख चेंज होता है, ठीक है, इवॉल्व करता है समय के साथ साथ चीज़ें। तब सिनेमा जब बदलता है तो वो जो बदलने वाला फेज़ होता है, ट्रांजिशन पीरियड, उस वक्त मेरे ख्याल से थोड़ा ऐसा होता है कि वैक्यूम आता है। लोग नहीं, कोविड ख़त्म हुआ था तो लोग सिनेमा हॉल नहीं जाना चाह रहे थे जब तक कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो सच में सिनेमा में देखने लायक हो। OTT पे दिखी जाती है कुछ दिनों के बाद। तो इस वजह से, लेकिन धुरंधर का जो क्रेज़ है वो यही है कि सिनेमा में ही देखने का इसका मज़ा है, और लोगों को लगता है कि हाँ, हम जब पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है, तो वो जाने लग गए। और ये एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत स्वागत योग्य ये एक परिवर्तन आया है धुरंधर के थ्रू। और अब धुरंधर को देख देख के बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस प्रेरित होंगे, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है, ऐसी उम्मीद है कि फिर वो और भी अच्छी अच्छी फिल्में बनेंगी। अच्छा दानिश जी, धुरंधर के बाद कोई बड़ी प्रोजेक्ट जो आपको मिली? अभी फोन आए? हाँ, फ़ोन आए हैं, बातचीत हो रही है, 3-4 चीज़ें मटेरियलाइज भी होने की बड़ी बड़ी। बड़ा और छोटा क्या होता है, मैं तो उसको नहीं देखता हूँ बड़ा छोटा, मुझे करते हुए मज़ा आना चाहिए, मैं ये देखता हूँ। और उस लिहाज से मुझे ऐसी चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं जिसमें मुझे लगता है कि मुझे मज़ा आएगा। और जब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा तब तक आपको देखने में मज़ा नहीं आने वाला है। तो उम्मीद है कि सब चीज़ें अच्छी हों। कोई ऐसा जॉनर जो आपको लगता हो कि इस जॉनर में तो काम करना है? जैसे कितने बार होता है कि कभी हम स्पाई बनना चाहते हैं, कभी हम एक एंग्री मैन बनना चाहते हैं, कभी कोई कैरेक्टर, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके मन मुझे में? कमर्शियल सिनेमा करने का बड़ा शौक़ है। मतलब कभी मेरी ज़्यादातर फिल्में आप देखिएगा तो कंटेंट ओरिएंटेड हैं, जिसमें कोई ना कोई गंभीर बात कही जा रही है, किरदार भी रियलिस्टिक है। तो ये जो एक कमर्शियल सिनेमा होता है ना, एकदम बिंदास मस्ती वाला, वो करने का एक ख्वाहिश है कि उसको करके देखा जाए कि उसमें क्या कैसे क्या। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, हीरो और एक्टर जी, इन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन होता है। फाइन लाइन का एक बहुत बड़ा लाइन है। आप NSD में थे, तो थिएटर और हीरो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, आयरनी नहीं है जब आपस में एक साथ खड़ा होता है। तो कॉमर्शियल फिल्मों में अमूमन आप हीरोज़ को देखेंगे,
एक्टर्स बहुत कम देखते हैं। देखिए, जो हीरो होते हैं वो भी एक्टर ही होते हैं, लेकिन उनको इस तरह से एक्टिंग करनी होती है कि वो जॉनर अलग होने की वजह से वो अलग तरीके से दिखाई देता है। और हम लोग आप वैसी एक्टिंग प्लेज में भी पाएंगे। जैसे नाटकों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फॉर्म हैं जहाँ पे आपको वो करना पड़ता है। पारसी थिएटर है या नौटंकी में अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं तो आप रियलिस्टिक नहीं हो सकते नौटंकी करते हुए या पारसी थिएटर करते हुए या शेक्सपियर का नाटक करते हुए। उसको लार्जर देन लाइफ है ही है, उसको बहुत बड़ा बनाना ही पड़ता है, वो फॉर्म की डिमांड है। तो अक्सर हम लोग ये डिस्कस करते हैं थिएटर में भी कि यार सिनेमा की एक्टिंग अलग है, लेकिन सिनेमा में भी पारसी थिएटर होता है। जो हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए जो ओवर द टॉप कॉमेडी होती है ना, तो जो है तो उसमें करना पड़ता है। फार्स कॉमेडी हो गई या इस तरीके की चीज़ें हैं तो उसमें आपको वही ट्रेनिंग काम आती है। तो वहाँ पे भी वो करना इतना आसान नहीं। देखने में लगता है कि ये तो कुछ नहीं है कि ज़ोर से हंस रहे हैं या ज़ोर से मुंह बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पर वो करते हुए वहाँ पे, जैसे मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आया उसको करने में। एक स्केड्यूल बचा हुआ है उसका, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। जितना मुश्किल होता है रियलिस्टिक सिनेमा करना, उतना ही मुश्किल वो भी है। अच्छा, जो लाइव थिएटर करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होता होगा कैमरे के ऊपर जो करते होंगे एक्टिंग उससे, क्योंकि वहाँ पे सीधा ऑडियंस देख रही है। हाँ, तो नहीं, उसमें आप कुछ लाइटिंग और ये सब आप उसमें जो डिटेलिंग वाला काम है वो नहीं कर सकते, फिर उसमें आपका नेचुरल दिख रहा है। नहीं, देखिए कितना ज़रूरी है एक एक्टर को थिएटर करना। आप पहले ही नहीं चले जाए, पहले दिन रिहर्सल की और आप मंच पे चले गए, ऐसा नहीं होता। वो डिटेलिंग पे काम करने के लिए आप 20-25 दिन 30 दिन रिहर्सल करते हैं। तो जब आप इतना लंबी रिहर्सल करते हैं तो हर दिन आप उन बारीकियों को और शार्पन करते हैं और क्लियर करते हैं। जो कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उसको और फिक्स करते हैं। तो इनफैक्ट थिएटर जब आप करते हैं तो और ज़्यादा उसमें काम होता है कि आप बारीकियों पे काम करें, इतने दिनों तक रिहर्सल करें। सिनेमा में तो ये है कि आपको स्क्रिप्ट मिली, आपने 2-3 बार घर में पढ़ा, लाइनें याद करी, एक दिन शॉट है वहाँ जाके आपने शॉट दिया। लेकिन बस सिनेमा की लग्जरी ये है कि आप बाद में उसको संभाल सकते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में। वहाँ पे कोई पोस्ट प्रोडक्शन नहीं है, जो कुछ भी आपको करना है प्री प्रोडक्शन में ही करना है। जितनी रिहर्सल में आप अपनी चीज़ें सुधार सकते हैं सुधार लीजिए। तो आपने कैसे प्रिपेयर किया था इस सीन के लिए, बड़े साहब के सीन के लिए? किरदार है, मैं ट्रेंड एक्टर हूँ, उस किरदार को कैसे जिया जाए, उसमें कैसे घुसा जाए, इस सब चीज़ की तालीम हमको मिली हुई है। तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया उस उम्र के लोगों को, वो कैसे बातचीत करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनको गुस्सा आता है तो कैसे होते हैं, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इन सारी चीज़ों को मैंने ऑब्ज़र्व किया। घर में भी कुछ बुज़ुर्ग हैं जिनके साथ उठने बैठने का थोड़ा मेरा समय ज़्यादा हो गया, और कुछ मैंने मरीज़ों को भी देखा कि इस कंडीशन में लोग कैसे क्या करते हैं। हाँ, तो बस ये करते करते धीरे धीरे फिर उसके बाद जब मेरा मेकअप हुआ तो अपने आप मुझे ऐसा लगा कि कैरेक्टर मेरे अंदर आ गया है। फिर मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा था, फिर वो हो रहा था, फिर वो एक फ्लो में वो सब कुछ होता चला गया। जो लोग एक्टिंग का शौक़ रखते हैं उन लोगों को कितना ज़रूरी है एक्टिंग करने से ज़्यादा एक्टिंग की पढ़ाई करना? क्योंकि जब आप NSD में जाते हैं तो बहुत सारी किताबें मिलती हैं आपको पढ़ने के लिए। उन किताबों में जैसे नाट्य शास्त्र है या फिर और भी चीज़ें जो डिटेलिंग बताते हैं, ये कितना ज़रूरी है ये बडिंग एक्टर्स के लिए? देखिए, अब हर चीज़ में ना एक्सपर्टाइज होना आ गया है, हर चीज़ की ट्रेनिंग बन गई है, पहले नहीं था। और पहले एक्टिंग की ट्रेनिंग के नाम पे या थिएटर की ट्रेनिंग के नाम पे सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था। फिर उसके बाद भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी खुला और भी धीरे धीरे खुले, डिपार्टमेंट सब बन गए हैं बहुत सारे। तो अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यही है कि अगर आप पढ़ लिख के जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पहले से ही पता रहेगा। अगर आप सिर्फ ऐसे शौकिया थिएटर करते हैं और आप अचानक एक दिन सोचें कि चलो हम सिनेमा भी ट्राई करेंगे या ये करेंगे, वो थिएटर सिर्फ सिनेमा में जाने के लिए ही नहीं है। आप थिएटर करके भी एक थिएटर आर्टिस्ट बन के भी अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। आप वर्कशॉप्स करें, डायरेक्टर बने, आप टीचर बन सकते हैं थिएटर करके। तो थिएटर जब आप करते हैं तो एक ज़मीन आपकी पक्की हो जाती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कैमरे के सामने जाते हैं तो आपको
थोड़ा समय लगता है उस तकनीक को समझने में, क्योंकि कैमरा टेक्निकल मीडियम है और उसको जब आप समझ लेते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस तो पहले ही आपके अंदर है थिएटर की वजह से। वो टेक्निक जब आप समझ जाते हैं तो फिर आप आराम से अपना काम कर लेते हैं। दानिश जी, आपको 30 साल हो गया है लगभग एक्टिंग करते हुए, 3 दशक बीत गए, लेकिन जो लोग अभी नए नए आ रहे हैं वो ऑडिशंस के लिए कहाँ जाएं, कैसे करें? कितनी बार ऐसा होता है कि आप अमूमन सुनते होंगे कि कभी फेक कॉल्स आ गए, कभी कुछ आ गया, तो इस तरीके की चीज़ों को कैसे काउंटर किया जाए? अब तो हर चीज़ के बारे में आप सोशल मीडिया से चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और कुछ गिने चुने कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, वो सब आपको इंस्टाग्राम पे सबके पेजेस हैं, मिल जाएंगे। ये देख लीजिए आपने सही पेज चुना है कि नहीं चुना। और ऑडिशन के कॉल्स ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप वहाँ जाएँ, उनसे मिलें, पर्सनली मिलें। अगर वो व्यक्ति स्वयं नहीं मिल पा रहा है तो उनका कोई असिस्टेंट होगा, वहाँ कोई होगा, आप उससे जाके मिलें। इधर उधर जो फ़ोन आते रहते हैं कि हम आपको एक्टिंग करवा देंगे, ये आपका कार्ड बनेगा, ये उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना दें। सीधा जाएं, ऑफिस में जाके मिलें और फिर थिएटर करते रहें, अपने समय का इंतज़ार करें। पेशेंस बहुत चाहिए होता है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती। पेशेंस की बात की आपने, इसीलिए आदित्य सर की एक लाइन है, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। उन्होंने कुछ समय पहले मीडिया में कहा था कि जितने भी कैरेक्टर्स मैंने उठाए वो सभी कैरेक्टर्स घायल थे और इसीलिए उन्होंने घातक बिल्कुल एक्टिंग की है, इस मूवी में जी जान लगा दिया है। तो जो एक्टर्स थे वहाँ पे वो घायल दिख रहे थे आपको? उनके अंदर दिख रहा था कि बस कर देना है इसको? किसी का पैर टूटा था, किसी का हाथ टूटा था, किसी का सर टूटा था। नहीं, मजाक नहीं। उनके कहने का जो अर्थ था, उस अर्थ में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कहा उन्होंने। एक कोई ऐसा नहीं है जिसका ऐसे करके डेब्यू सा हो रहा हो इस फिल्म में। आप इसमें किसी का भी डेब्यू नहीं देखेंगे। जितने लोगों ने काम किया, वो चाहे यंग हो या सीनियर हो, सब कहीं ना कहीं काम करते हुए आ रहे हैं काफ़ी समय से। सबको काम का अच्छा तजुर्बा है, लेकिन सभी चाह रहे थे कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ एकदम जान लगा के करना। अच्छा, इसमें एक जो जिम ट्रेनर थे दिल्ली के जी, जो उसमें एक्टिंग करते हैं, वो तो शायद डेब्यू ही कर रहे थे। नहीं तो डेब्यू कर रहे थे, लेकिन जिस चीज़ में वो डेब्यू कर रहे थे उस चीज़ में तो वो पारंगत थे। उनका जो काम था उसमें एक्शन करना। जिम ट्रेनर अपनी बॉडी पर कितने सालों से तपस्या कर रहा है। तो आप उस अर्थ में देखिए, वो प्रूव करना चाह रहा था कि देखो कैसे शरीर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ऐसे होता है क्या कि आप सेट पे मौजूद हैं और ज़रूरत पड़ी फिर आप ही को उठा लिया सीधा, या इसकी प्लानिंग रहती है पहले से? नहीं, देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें आप प्लान करते हैं, कुछ चीज़ें ईश्वर प्लान करता है। तो आप लाख प्लान करके रखिए, उसकी प्लानिंग के आगे सब फेल हो जाता है। तो हो सकता है ईश्वर ने वो प्लान किया हो कि ये इस तरह से लोग इसमें जुड़ेंगे, तो जुड़ गए। और ऐसी कहानियाँ तो फिल्मों में क्या जीवन में भी आपको बहुत बार मिलेंगी, जो कि लगता है कि ये तो हो नहीं सकता, लेकिन वो होता है और जीवन इसी का नाम है। चलिए, आखिरी सवाल लेंगे दानिश जी आपसे। पेमेंट को लेकर के बड़ी बात चलती है। जो मूवी है वो 1363 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अभी तो वर्ल्ड वाइड ये रिलीज भी नहीं हुई है उधर मिडिल ईस्ट वगैरह में, तो वहाँ पे जब रिलीज होगी कितना एक्सपेक्टेशन है कि ये पार कर जाएगी? देखिए, हम एक्सपेक्टेशन और ख्वाहिश दो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। हम तो चाहेंगे दो तीन हज़ार करोड़ के आसपास जाए इसका मामला, और इतना ये इसको लोग प्यार दें। और ये देखिए, प्यार कोई आके आपको करेगा तो नहीं ना, वही फिल्म देखने जा रहा है उसी से तो आपको दिखेगा कि उसको कितना प्यार कर रहा है इस फिल्म को। तो और टिकट भी कोई ऐसे नहीं है कि 40-50 रुपए के टिकट हैं या 100 रुपए के टिकट। टिकट्स भी आजकल महंगे हैं, तो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इतना प्यार अगर वो दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा कि ये नया कीर्तिमान स्थापित करे धुरंधर। अच्छा, ये जो पेमेंट मिलती है आप लोगों को जी, कैसे डिसाइड होता है? फिल्म चले उस पर डिसाइड होता है या एक सर्टेन अमाउंट होता है कि इतना चाहिए, क्या है इसमें? नहीं, जहाँ तक मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, हम लोग पहले से ही सब चीज़ डिसाइडेड होती है। फिल्म के चलने ना चलने से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क प्रोड्यूसर का होता है कि अगर फिल्म चलेगी तो उसको फ़ायदा होगा, नहीं चलेगी तो उसको नुकसान भी बहुत होता है। दोनों तरफ इट्स अ टू एजेड स्वॉर्ड। तो एक रफ टफ डेटा देंगे, कितना मिला दानिश इकबाल को?
बड़े साहब ये बातें देखिए दो लोगों से बचानी चाहिए, एक तो अपनी बीवी से और दूसरी पब्लिक से। तो ये इससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो प्यार जो मोहब्बत मिल रही है वो बेपनाह, उसकी कोई कीमत नहीं है। और मैं बहुत ऊपर वाले का आभारी हूँ, आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोग इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, जगह जगह चैनल्स पे जाके हमारी बातचीत हो रही है। ये सब चीज़ें, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, ये अद्भुत है। 1 करोड़ मिल गया होगा उससे होगा क्या? आप ये कहिए कि हमको लाखों करोड़ रुपए आगे मिलते चले जाएं। नहीं, वो तो बिल्कुल बिल्कुल हम चाहेंगे, बस बिल्कुल हम चाहेंगे कि दानिश जी और ऐसे ही प्यार मिलता रहे। तो अपकमिंग कुछ मूवीज जो आपकी आने वाली हैं जिसको लेकर के आप बड़े एक्साइटेड हैं ऑडियंस को? जी, हम सभी काम को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि एक्साइटेड नहीं होंगे तो फिर काम करने में मज़ा ही नहीं रहता। लेकिन खोसला का खोसला जो है वो 2 बन रही है और उसमें मैं हूँ, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए उस फिल्म को, क्योंकि वो इतनी मज़ेदार फिल्म है, देखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो उसका इंतज़ार है मुझे, अगस्त के महीने में शायद रिलीज़ हो जाएगी। जी, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पर बेबाकी से बात और धुरंधर में जिस तरीके से इन्होंने बड़े साहब का किरदार निभाया, देखिए स्क्रीन प्रेजेंस जो है वो वाकई कम था, मगर सबसे ज़्यादा सस्पेंस अगर था तो वो इसी बड़े साहब नाम में था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिरकार ये है कौन। और फिल्म में भी जब आप देखेंगे तो दानिश जी जिस तरह रियल में दिख रहे हैं और फिल्म में जो मेकअप वगैरह के बाद दिख रहे हैं, वो जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। और तमाम चीज़ों को लेकर के हमने बात की है। आप इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। थैंक यू।